परमिला, अरे कहाँ मर गई परमिला? कोई है घर में कि नहीं? दरवाजा तो सदा ही खुला छोड़े रखते हो दोनों माँ बेटी। बुआ जी प्रमिला को आवाज लगाती घर के भीतर दालान तक चली आई। दालान के एक और बने रसोई घर में प्रमिला चाय चढ़ा रही थी। उसने झट से पल्लू सर में सजाया और बुआ जी को आकर धोख दिया। बुआ जी अपनी लपटें मारते गोरे रंग की तरह ही आग उगलती फिरती थी। नाटे से कद की बुआ जी रंग रूप में भटूरे का गूंदा हुआ आटा यानी मैदा लगती थी। उनके चमकीले रूप ने उन्हें इस कदर गर्व से भर दिया था कि अपनी शरीर पे चढ़ती चर्बी की तरफ उनका कभी ध्यान ही नहीं गया। बढ़ते बढ़ते अब उनके पेट, कमर और कूल्हों पर ऐसे टायर तैनात थे कि वो एक छोटा मोटा सा ट्रक प्रतीत होती थी। पर बुआ जी में परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी थी। किस किस के घर में ब्याह के लायक लड़का लड़की मौजूद हैं, वो सूंघ के पता लगा लेती थी और ऐसे ऐसे रिश्ते खोज के बताती थी कि लड़के लड़की के माता पिता अपना सर घुल ले। पर बुआ जी की दबंग पर्सनालिटी के सामने जबान खोलना माने महाभारत का शंखनाद करना था। इसी से सब उनके सामने चुप लगा जाते और घर से उनके जाते ही घर की महिलाएं अपने पेट से आवाज निकाल निकाल कर उन्हें गालियां देती। पर मजाल किसी की जो उनके सामने चू भी कर दे। प्रमिला उनके सगे भाई की पत्नी थी, पर एक तो भाई की पत्नी की वैसे ही कोई कदर नहीं। उस पे प्रमिला ने एक के पीछे एक तन्न से दो दो लड़कियां जन के हमेशा हमेशा के लिए खुद को उनके कोप का भाजन बना लिया था। बड़की तो फिर भी गोरी सुंदर थी, तो उसमें बुआ जी की नाराजगी कम रहती। पर छुटंकी एक तो मोटी, उस पे निपट काली, ना गेहुआ ना सांवली, पूरी की पूरी काली। अब ऐसी कन्या के ब्याह का आसमान नीला कैसा रहेगा? वहाँ तो हमेशा काली बदरी छाई रहती, वो भी सिर्फ गरजती हुई। बरसना तो जैसे उसने जाना ही नहीं। अच्छा, इतने से ही खैर हो जाती तो भी ठीक था, पर छुटंकी एक नंबर की मुंह फटवी थी। भगवान ने चुन चुन के अवगुण उसमें पिरोए थे। अपनी माँ सा सपाट सादा फीका चेहरा, चपटी नाक, पिता का घोर कृष्ण वर्ण और बुआ की जलती जबान, और इन सब के साथ बेहिसाब मोटापा। कहने का तात्पर्य ये कि अगर जीवनसाथी.com पे छुटकी का प्रोफाइल बनाया जाए तो ये प्रोफाइल 5-6 सालों तक प्रीमियम मेंबरशिप के साथ भी वहाँ पर अपने पैर अंगद की तरह जमाए रहेगा। बल्कि हो सकता है कि प्रोफाइल के इस अडिग अचल व्यवहार के कारण जीवन साथी वाले छुटकी को लाइफ टाइम मेंबरशिप दे दे, वो भी बिल्कुल फ्री। घर की बड़ी लड़की वीणा का ब्याह हो चुका था और अब बुआ जी की कृपा दृष्टि छुटकी पर थी। बुआ जी नित नए तरह तरह के रंगीन सफेद काले गोरे अमीर गरीब हर तरह के रिश्तों की पोटली लिए चले आती। पर अब प्रमिला को उनकी इतनी कीमती पोटली में अपनी मोटल्लो के लिए कोई सजीला पसंद ही नहीं आता। अरे प्रमिला, अब की ऐसा रिश्ता लाई हूँ, आंखें चुंधिया जाएगी तेरी। ये देख फोटो, लड़का सरकारी दफ्तर में काम करता है। सारी बड़ी बड़ी फाइलें उसी के नाक के नीचे से इधर उधर होती है। प्रमिला ने फोटो देखी। लड़का पुराने वाले अदनान सामी को मात देता। पूरा डबल डेकर बस लग रहा था। हाय जीजी, ये लड़का तो बहुत ही मोटा है। हमारी बांसुरी का क्या होगा? अरे तो तुम्हारी बांसुरी भी तो बस नाम है की बांसुरी है, लगे तो वो भी ढोल सी है। कह दे रही हूँ प्रमिला, ज्यादा नाक भों सिकोड़ोगी तो अंत में मिलेगा कोई दुहेजू तिहेजू। तब नहीं कहना कि जीजी कहाँ जाके मरूं। पर जीजी, ये लड़का तो बिल्कुल ही नहीं सुहा रहा, क्या करें? अभी ननद भौजाई की गोष्ठी चाय के साथ चल रही थी कि प्रमिला की बड़ी लड़की वीणा भी अपने 2 साल के लड़के को बेतरतीबी से खींचती घसीटती चली आई। प्रणाम करते बुआ। ओ माँ, कैसी हो? कहीं कोनो बात आगे बढ़ी हमार मटल्लो की या नहीं? खुश रहो बेटिया, बस तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। लड़का सरकारी दफ्तर में काम करे है, ये देखो फोटो। अरे वाह, जोड़ी तो बहुत जमेगी। दोनों डील डॉल में एक से ही है। देखो माँ, अब तुम ज्यादा ना नुकुर ना करना। हमरी मानो इस अवधि ब्याह निपटा दो। एक तो जैसे तुम पूरी कचौड़ी खिला खिला के उसे सींच रही हो ना, पूरा 100 किलो का करके ही मानोगी। बुआ, वैसे लड़का करता क्या है सरकारी दफ्तर में? वीणा बड़ी बेसब्री थी, उसने बुआ जी की बात आधे में काट दी। अरे बुआ जी, वो तो सुन लिया हम।
सरकारी दफ्तर में काम करता है, पर करता क्या है? अर्जिनविस है, बाबू है, कलेक्टर है, क्या है वो बताओ। बिटिया वो बहुत घास खंखार के अपने गले को बार बार साफ कर अपनी आवाज को जितना धीमी कर सकती थी उतना धीमा करके फुसफुसा कर कहा, चपड़ासी है। जितना ही आवाज दबाकर बुआ जी ने भाभी दूल्हे का पद बताया, उतनी दुगनी तेजी आवाज में चिल्लाकर वीणा ने उस पदनाम को दोहराया। क्या चपड़ासी है? पर चपड़ासी के हिसाब से कुछ ज्यादा मोटा नहीं है लड़का। भावी दूल्हे की पद प्रतिष्ठा सुन प्रमिला का मन बुझ गया। आखिर वो माँ थी और हर माँ को अपना बच्चा जान से ज्यादा प्यारा होता है। एक स्वाभाविक सी बात ये भी है कि सभी बच्चों में सबसे कमजोर बच्चा माँ का सबसे अजीज होता है। हालांकि यहाँ वो कमजोरी शारीरिक नहीं अपितु सामाजिक थी। अम्मा सुनो, एक बात कह दे रहे हैं तुम्हें, इसे ना थोड़ी डाइटिंग वाइटिंग कराओ, वरना ऐसे ही अमजद खान कादर खान के रिश्ते आएंगे। तुम्हारी मुटकी भी तो टुनटुन बनती जा रही है। ए दीदी, तुमको इतना फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उधर अपने सपूत को देखो, नाक बह रहा है। ए गोलू, इधर आओ, तुम्हारा नाक पोंछ दे। छुटकी, तनिक अपनी ओर भी ध्यान दो। एक बात कहे, लड़के खुद भले ही ओमपुरी दिखते हो, पर लड़की उन्हें कटरीना कैफ ही चाहिए। अब भाई सबकी किस्मत हमारे समान थोड़ी ना होती है। हमारी शादी में तो अम्मा बाबूजी को कोई मेहनत ही नहीं करना पड़ा। हम तो हुआ मेले में खड़े चाट खा रहे थे और तुम्हारी जीजा को हमारे चटकारा लेना ऐसा भाया कि घर रिश्ता भेज दिए। और देखो, चट मंगनी पट ब्याह और झट गोलू। कहकर बांसुरी हंसने लगी। हमारे जीजा को चश्मा भी तो कितना मोटा लगा है दीदी, बेचारे दूर से जाने किसे देख हमारे घर रिश्ता भेज डाले। खैर, जीजा में एक खूबी तो है, सहन शक्ति बहुत है उनमें। क्यों दीदी, सही कहे ना हम? ए गोलू, इधर आओ मौसी के पास। बच्चे ने बड़ी अदा से सर हिलाकर मना कर दिया और अपनी माँ से कुछ खिलाने की जिद करने लगा। उसकी जिद सुन छुटकी रसोई से कचौड़ियाँ प्लेट में सजा लाई और साथ में सौंठ की चटनी। कचौड़ी देख बच्चे ने गंदा सा मुंह बनाया और ग्रीन बिस्किट पाने को मचलाने लगा। उसकी माँ, जो बड़ी तल्लीनता से एक बेहद रोचक विषय पर अपनी माँ और बुआ से परिचर्चा में लीन थी, इस बार 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 अपनी साड़ी झकझोरे जाने पर झल्ला उठी और पलटकर बेटे को 2 करारे हाथ जड़ दिए। जितनी जोर का थप्पड़ नहीं था, उतने तेज पोंगा फाड़कर बच्चा रो पड़ा। छुटकी ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया और पवन पुत्र सी एक हाथ में भांजे और दूसरे हाथ में कचौड़ी की तश्तरी थामे वो अपने कमरे में चली गई। छुटकी के जन्म के समय पूरे परिवार में कोई प्रसन्न नहीं हुआ। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी दूसरी कन्या रत्न, उस पर काली। सबके मुंह से ऐसी हाय निकली कि बेचारे का बचा खुचा रंग भी जल गया। पर जाने क्या सोच उसकी माँ ने उसका नाम बांसुरी रखा। बचपन में छुटकी का खाने से विशेष बैर था। उसे दाल या तरी में रोटी को तोड़ के डुबोना और फिर मुंह में ले जाकर रखना बहुत बड़ा काम लगता। उसकी माँ सदा इसी जतन में रहती कि उनकी लाडू कुछ खा ले। ऐसी हालत में जब बच्चा सही भोजन नहीं करता, तब आस पड़ोस के सभी महिला पुरुष एक साथ डॉक्टर बन जाते हैं। तरह तरह की नसीहतें कि ये खिलाओ तो बच्चा सही बढ़ेगा, वो खिलाओ तो बच्चे को पोषण मिलेगा, इसी तरह का बहुत कुछ माँ को सिखाया जाता है। जो आता है वही कोई नया नुस्खा पकड़ा कर चला जाता है। बांसुरी के मामले में एक बात और जुड़ गई। लोग प्रमिला को ऐसा भोजन खिलाने की भी नसीहत दे जाते जिससे लड़की का रंग खुल जाए। कोई कहता बादाम वाला दूध दो, कोई कहता केसर वाला, कोई दही, कोई पनीर, कोई नारियल। इन सभी बातों का सार प्रमिला ने ये निकाला कि हर वो खाने की चीज जो सफेद है, बेटी को खिलाने से रंग साफ होगा। अब वो बेचारी दिन भर बिटिया के पीछे तरह तरह के पकवान लिए घूमती। नतीजा ये हुआ कि 10 बरस की होते होते बांसुरी पूरी तबला बन गई। उसे खाने की ऐसी लत लगी कि क्या सफेद क्या काला, उसे हर खाने की वस्तु में स्वाद मिलने लगा। खाने को लेकर उसकी ऐसी श्रद्धा जगी कि बाहर गली के नुक्कड़ के खोमचे वाले से चाहे 2 प्लेट चाट चटकारे लेकर टिका आए, तब भी माँ के हाथों बने दाल चावल वो त्याग नहीं पाती। हाँ, चाट के बाद दाल का फीकापन दूर करने आम के अचार की बड़ी सी फांक ले उस नीरस भोजन में भी रस ढूंढ लेती। बांसुरी के जीवन के 2 ही मुख्य उद्देश्य हो गए, एक खाना, दूसरा पढ़ना।
दिन दिन भर अपने कमरे में बैठी लड़की कुछ न कुछ पढ़ती रहती और ठूसती रहती। इसका असर ये हुआ कि शरीर और दिमाग दोनों ही जबरदस्त तरक्की कर गए। पर इस बात का बांसुरी को कोई घमंड न था। बांसुरी के पड़ोस में 5 घर छोड़ के छठा घर था राजा भैया का। राजा भैया का पूरा नाम था राजकुमार अवस्थी। भैया जी थे भी पूरे राजकुमार। चाल ढाल चेहरे मोहरे से बिल्कुल कहीं के नवाब शहंशाह लगते। गोरे चिकने ऊंचे, पूरे राजा भैया का रुआब भी कम नहीं था। घर हो चाहे बाहर, सब उनके पीछे हाथ बांधे घूमते। भैया जी दिखने में जहाँ पिघला सोना थे, वहीं मन के सुच्चे मोती। दुनिया की सारी अच्छाई एक तरफ और पढ़ाई एक तरफ। राजा भैया के इंतहा सद्गुणों के ऊपर उनका एक अदद दुर्गंध भारी पड़ जाता। जब जब उनके इम्तिहान का रिजल्ट उनके पिताश्री के हाथ आता, पिताजी इतने शानदार रिजल्ट के बदले अपनी चप्पल से राजा भैया की आरती उतारते और वो बेचारे इधर से उधर कूदते भागते, दौड़ के छत की सीढ़ियां चढ़ भाग निकलते। और फिर रात में पिताजी के सोने के बाद ही उनकी घर वापसी होती। राजा भैया का पसंदीदा काम था वर्जिश करना और कराना। उन्होंने अपने आप में ही एक प्रण ले रखा था, सारे संसार को सही स्वास्थ्य का महत्व समझाना और अपने शरीर सौष्ठव को बनाए रखना। राजा भैया के इन्हीं रुचिकर गुणों के कारण उनके चेले चपाटे भी बहुत थे। उनके जिस मित्र को जब कभी उनकी जरूरत होती, वो पलक झपकते उसकी सेवा में तत्पर रहते। ये और बात थी कि जब कभी वो अपनी समाज सेवा के कामों के लिए अपने पिता की चप्पलें खाते, उनकी वानर सेना हमेशा जादुई बोने से अदृश्य हो जाती। मोहल्ले की छुटपुट नेतागिरी में भी भैया जी को बहुत रस मिलता। चौक की राजनीति निपटाना उनके बाएं हाथ का खेल था। ऐसे उनके मोहल्ले का पार्षद जब जीतने के बाद पहली बार मोहल्ले वासियों को धन्यवाद ज्ञापित करने आया, तब अपनी बातों में उसे उलझाकर मोहल्ले में जिम खुलवाने के लिए उन्होंने राजी कर लिया और उसके दफ्तर के चक्कर काट काट कर और नव युवकों के जोश की खबरों से उसे डरा डरा कर सिर्फ 6 महीने में अपने मोहल्ले में नव युवक जागरण समिति का जिम खुलवा लिया, जिससे एक अदद ट्रेनर तो वो स्वयं बने और पूरे मोहल्ले की फिटनेस का भार उनके चौड़े कंधों पर आ गया। हंसी मजाक में एक बार राजा भैया के परम मित्र प्रेम ने उनसे कहा भी, भैया जी बड़ा शौक है आपको लोगों को पतला करने का, जरा एक बार अपनी कृपा दृष्टि मोहल्ले की टुनटुन पर भी फिराइए, बेचारी गंगा नहा आएगी। राजा भैया औरतों की जबरदस्त इज्जत करते थे और कहीं वो औरत पढ़ने लिखने वाली हुई, तब तो उनकी नजरों में उसकी इज्जत 100 गुना बढ़ जाती थी। उनके घर की औरतें, चाहे वो उनकी माँ हो, काकी हो, दादी हो, भाभी हो, किसी को भी उन्होंने पढ़ते लिखते नहीं देखा था। सभी सारा दिन चूल्हे में खटखटा के अपना दिन पूरा करती और रात के कमरे में अपने पति से घर की बाकी औरतों की बुराइयां निकालती। यही सब देख के राजा भैया के पिता झुंझलाते और हमेशा राजा भैया को पढ़ाई की अति आवश्यकता पे लेक्चर देते, जिसका सार भैया जी ने निकाला कि उन्हें एक पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी करनी है। बांसुरी के लिए प्रेम के सद्विचारों को सुन राजा भैया को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे धुनने को हाथ उठाया, पर कुछ सोचकर शांत हो गए। देखो भैया, हमने बचपन में देखा था जब 2 चोटी करके अपनी साइकिल पे यहाँ से स्कूल जाती थी, फिर अब क्या पढ़ रही, क्या कर रही, हमें नहीं पता। और प्रेम, सच बोले तो हमें लड़कियों का ऐसा मजाक उड़ाना पसंद भी नहीं भाई। हाँ, यहीं से साइकिल में गुजरती थी और अक्सर उसके वजन से साइकिल पंक्चर हो जाती थी, तब तुम ही तो उसकी साइकिल पंक्चर वाले तक खींच कर ले जाते थे, याद है कि नहीं? नहीं भाई, सच कहूँ तो मुझे तो उसकी शक्ल भी याद नहीं। भैया जी, आप शक्ल याद रखें, ऐसी हूर परी भी नहीं वो। भैया जी के एक चेले ने कह दिया और भैया जी ने उसे एक लपड़ लगा ही दिया।